अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अरीना फारूक शेख। इलेक्शंस कब होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल और इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे जाकर हम बात करेंगे। पहले ज़रा बात करते हैं एक बड़ी अहम लेजिस्लेशन जिसके ऊपर बड़े दिनों से बात भी हो रही थी, वो आज पार्लियामेंट से पास हो गई है और वो है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतल्लिक जो कानून साजी है। अब सदर मुमलिकत ने साइन करने हैं, वो एक रस्मी कार्रवाई होती है, अगर वो साइन ना भी करें तब भी ये जो कानून है ये बन जाएगा, ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी अहम जजमेंट आई। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस वहीद भी शामिल थे। उन्होंने 2-1 की अक्सरियत से जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनने का इख्तियार है उसके ऊपर और केस अलॉटमेंट है उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये करार दिया कि मफादे आमा में जो 184(3) सो मोटो और मफादे आमा के केसेस हैं, तमाम ऐसे मुकदमात की समाअत रोक दी जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, ख़ासकर बेंच किस तरह से बनते हैं, केस अलॉटमेंट किस तरह से होनी चाहिए, उसका एक तरीक़ाकार दोबारा से वज़ा नहीं करते या नया तरीक़ाकार तश्कील नहीं दिया जाता। अब ये जजमेंट में लिख के जब सामने आया तो इसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि उस बेंच का 5 रुकनी बेंच का हिस्सा भी हैं, जो कि आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस जो दोनों सूबों में मुलतवी करने की बात की है उसके ऊपर समाअत भी कर रहा है, तो वो बेंच ऑटोमेटिकली टूट गया और उसके ऊपर अब कल देखना है कि आगे प्रोसीडिंग्स कैसे बढ़ती हैं। लेकिन जनाब इस चीज़ के ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, ख़ासकर हमारी जो सियासी लीडरशिप है उसकी तरफ से, कि हमारी आला अदलिया के अंदर ये क्या हो रहा है और क्यों ये इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। इसके ऊपर आज बहुत से बयानात भी दिए गए, लेकिन ये जो फैसले में खुलकर बात सामने आई है इंतज़ामी उमूर से मुतल्लिक, इसके ऊपर हम अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा राय भी लेंगे। और बुनियादी सवाल तमाम तर मामले के लिए हमारा कुछ यूँ कि क्या ये जो बिल पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो के इख्तियारात से मुतल्लिक, इसके बाद तनाज़ात ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आज जो तहफ़्फ़ुज़ात या गुज़श्ता रोज़ के फैसले में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी बुनियाद भी इसी बिल से रिलेटेड है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीब फारूक साहब, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, स्काइप पे ज्वाइन करिए मेमल सरफराज साहिबा और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली बुनियादी सवाल के ऊपर तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये समझा दीजिएगा कि कल की ये जजमेंट आने के बाद 3 रुकनी बेंच का फैसला 2-1 की अक्सरियत से, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी? क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है या ये बड़े बेंचेस के ऊपर भी लागू होगा? क्या 184(3) के तमाम मुकदमात की अब समाअत रुक जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि अब ये फैसला काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में बेंच था, इसका फैसला आ चुका है, तो अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मेरे ख्याल में इस फैसले की जरूरत नहीं थी और इसलिए उसके पीछे एक लॉजिक है, वो ये कि क्योंकि अभी ये कानून बन रहा था, अभी ये गुज़श्ता रोज नेशनल असेंबली से पास हुआ, आज इसने सेनेट में जाना था, अब सेनेट से बेशक पास हो गया लेकिन अभी इसे असेंट मिलनी है, एक प्रोसीजर है, एक टाइम है जो भी रहता है, अभी ये कानून बना नहीं है। तो इस सूरत में मुझे नहीं समझ आती कि इज़्ज़त माब जनाब काजी फायज़ ईसा साहब को क्यों जरूरत महसूस हुई और उन्होंने एक ऐसा मामला, एक ऐसा मैटर जिसके अंदर ये सब्जेक्ट ही नहीं था, उन्होंने ये उसकी सुनवाई रोक दी और ये हुक्म फरमा दिया कि 184(3) के तहत या सो मोटो के तहत चीजें रोक दी जाए। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखिए, अगर कल पार्लियामान में आपको मिसाल देकर समझाता हूँ, पार्लियामान में कह दे कि जी उसके अंदर डिबेट शुरू हो जाए या कानून साजी शुरू हो जाए कि जी दिन को रात और रात को दिन कहा जाएगा, जब तक वो कानून बन ना जाए और लागू ना हो जाए, क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे पहले ही तमाम लोग अपना काम छोड़ के बैठ जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक ऐसा कानून जो कि अभी बना ही नहीं है, वो प्रोसेस के अंदर है, अभी उसे असेंट मिलनी है, तब वो लागू होगा, तो उस वक्त तक तो तमाम मुकदमात जिनकी सुनवाई हो रही है वो उसी तरीके से होती रहनी चाहिए थी। ये जो काम हुआ जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में, मैं बैसियत कानून के तालिब इल्म के, मुझे इसकी लॉजिक पे भी एतराज है और मुझे इसकी इम्प्लीकेशन पे भी बखद एहतराम बहुत एतराज है कि ये काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरे एक सवाल है, मैं माजरत आपको यहीं पे रोकूंगी क्योंकि आप कह रहे थे कि इसका कोई लिंक नहीं है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन जब फैसला तहरीर करते तो उसमें लिखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर केस था जिसमें मास्टर्स के लिए हाफिज कुरान को
एडिशनल मार्क्स देने की बात हुई, तो इसके लिए स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया और फिर इनके सामने लगाया गया इन तीनों जजेस को बाकी मुकदमात से। तो इसका जवाब बनाते हुए वो कहते हैं कि जी स्पेशल बेंचेस की ज़रूरत क्या है। वो कहते हैं कि मफाद आमा के केसेस तो रेगुलर बेंचेस के सामने भी लगने चाहिए ताकि इस तरह का कोई तासुर ना जाए कि कोई जानिबदारी है या कुछ। तो क्या इस रीजनिंग से फिर ये जो बात उन्होंने निकाली है वो जस्टिफाइड नहीं है? और ये भी कि उन्होंने बिल का हवाला नहीं दिया जो लेजिस्लेशन हो रही है पार्लियामेंट में, उन्होंने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखे कि किस तरह से रेगुलेट करना है इन सारे केसेस को, बेंचेस के मामलात को। और स्पेसिफिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बल्कि ये बढ़ के कहा है कि जी चीफ जस्टिस अकेला फ़र्द वाहिद तमाम तर इख्तियारात को रेगुलेट करने का मजाज नहीं हो सकता, वो भी देखा जाए। ये मैं दोबारा कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मौजूद जज साहिबान किसी और सितारे या तैयारी के ऊपर तो नहीं रहते। क्या उनको नहीं पता कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस साहब जो फरमा रहे हैं या उनका जो कॉन्डक्ट है वो अपनी जगह है, लेकिन जो जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब है, ये स्पेशल बेंच पहले बन गया था, एक उसके अंदर सुनवाई हो रही है। ठीक है, बेशक पार्लियामान के अंदर एक डिबेट शुरू होगी, उन्होंने जिक्र नहीं किया अपने फैसले के अंदर या अपने ऑर्डर के अंदर पार्लियामान का, लेकिन हर एक को पता है कि ये इसका लिंक बिल वास्ता या बिला वास्ता उन्हीं अमेंडमेंट से है जो कि पार्लियामान में तो हो रही है। चले उनको अगर एतराज है स्पेशल बेंच बनने पर, तो क्या ये अच्छा होता कि जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उस वक्त पहले दिन ये हुक्म फरमा देते। अगर ये पहले दिन हुक्म फरमाया गया क्योंकि मैं इस केस को फॉलो नहीं कर रहा, अगर वो पहले दिन ही फरमा दिया गया है उन्होंने और कह दिया कि स्पेशल बेंच नहीं बनना चाहिए, जरूरत क्या है, आम बेंचेस के सामने मफाद आमा के केसेस लगे, फिर तो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर उसकी सुनवाई पहले होती रही है और अब अगर इज्जत माब की इज्जत माब काजी फैसल साहब ने ये हुक्म फरमाया है और अमीनुद्दीन खान साहब ने उनके साथ एग्री किया है, तो फिर मुझे बहसियत एक पाकिस्तानी के और बहसियत एक तालिब इल्म के, लेकिन ये तो उनका प्रिंसिपल स्टांस रहा है ना, क्योंकि पहले भी हमने देखा वो जस्टिस याया के साथ भी एक केस था जिसमें मुझे याद है उन्होंने पूरा दिन अदालती कार्रवाई का भी बॉयकॉट किया था, स्पेशल बेंच इसी तरह से बना था और उसके ऊपर उन्होंने इसी प्रिंसिपल स्टांस के ऊपर किया कि किस तरह से अलॉटमेंट होती है। रजिस्ट्रार को भी बुलाया था फिर उन्होंने कि किस तरह से केसेस अलॉट हो रहे हैं। देखिए वो बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर अनिला इस बात को देखिए कि मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब ये बेंच बना उनका एतराज, उनकी पोजीशन अपनी जगह है, वो सबको पता है। जुडिशल कमीशन के अंदर भी काजी फैसल साहब की पोजीशन उनको पता है। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर तो ये पहले दिन ही जनाब जस्टिस काजी फैसल साहब ने इस पर एतराज लगाकर ये फैसला दे दिया है तो फिर तो समझ आता है। लेकिन अगर उन्होंने इसकी सुनवाई करते रहे हैं और अब आके दिया है तो मुझे उस पर तशवीश भी है और बसद एहतराम थोड़ा एतराज भी है। ठीक है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अब आप किस तरह से देखते हैं इस मसले को हल होता हुआ? क्या आपको लगता है कि ये लेजिस्लेशन ये जो एक रिफ्ट सी सामने आ रही है इसको हल कर सकती है, मामलात को हल कर सकती है? देखिए, once it gets the assent of the president or once it goes to that state where the assent is deemed to have been given, तो फिर तो ये नाफिजुल अमल होगा और फिर चीफ जस्टिस साहब के जो इख्तियारात हैं उन पर भी उनको भी सल्व कर लिया जाएगा और फिर बेंच भी इस तरह से नहीं बन पाएंगे और ना ही तो मोटो इस तरह से लिया जाएगा। फिर तो एक कमेटी तश्कील होगी। हाँ, ये जरूर बात है कि उस कमेटी के अंदर फिर काजी फैसल साहब भी, क्योंकि वो सीनियर प्यूने जज है, वो बैठेंगे। और एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि काजी फैसल साहब और जनाब जस्टिस उमर रजा बंदियाल साहब एक ही जगह एक ही बेंच में बैठ गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, बट आपने पहले भी इस खदशे का इजहार किया था ना, आपको लगता है कि शायद ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है, तो आपको अभी भी लगता है कि कुछ इस तरह का हो सकता है या फिर आपको लगता है कि मामला सेटल डाउन हो जाएंगे? आई थिंक अगर कोई चैलेंज करेगा तो बिल्कुल हो सकता है, इट्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल हो सकता है। ओके, ठीक है जी। क्या राय है आपकी महमल इस तमाम तर मामले पे? आप चीजों को सेटल होता हुआ देख रही हैं? रीना, अभी तो हमें नजर आ रहा है कि इसके वजह से बहुत सारे तनाज़ात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये बात दोबारा कहती जाऊं, मैंने कल भी इस चीज़ पे बात की थी कि लोग और उसकी जो वजह तनाज़ात की वो ये है कि जी टाइमिंग नहीं सही। लेकिन आपको याद होगा कि PMLN की हुकूमत के दौरान हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि नैब के कवानीन बदल दें, लेकिन उस वक्त यही बात की जाती थी कि जी टाइमिंग नहीं सही, अभी क्या जरूरत है, ये वो सारी होती थी। फिर हमने देखा जब PTI की हुकूमत आई और नैब के कवानीन की वजह से अपोजिशन जो है वो जेलों में भरी गई,
तो उस वक्त फिर पीएमएलएन ने कहा कि नहीं, आपको याद है बहुत सारे उनके लोगों ने, लीडरशिप ने बात भी की थी कि नहीं, हमें बदल देना चाहिए था, और उनसे यही कहा जाता था आप हुकूमत में थे, आप बदल देते, आपने क्यों नहीं बदले, अब तो आपके खिलाफ अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या मसला है। अब इसी तरह हमने देखा कि जब सो मोटो की पावर्स के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम में ये बात होती थी कि इन पावर्स को कर्टेल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, कोई इसके ऊपर जो है वो कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन तब भी ये कहा जाता नहीं, अभी तो लॉयर मूवमेंट हुई है तो ये ना करें, टाइमिंग नहीं सही। ये जो सारी चीजें ना कि टाइमिंग नहीं सही, और ये किसी एक को बेनिफिट करेगी या दूसरे को बेनिफिट करेगी, इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग मुझे लगता है कि तनाज़ात बिल्कुल खत्म होंगे, और एक्चुअली ये बेनिफिट करेगी हमारे सिस्टम को, ये कानून जो है, क्योंकि ये बार जो बात होती है, आप देखें बेंच की भी बात हो रही है, कैसे हो सकता है कि एक बेंच के अंदर जो है सीनियर जजेस ही नहीं आते, उनको डाला ही नहीं जाता, बेंच अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस की जिस तरह की पावर है वो आज तो चले ये चीफ जस्टिस है, हो सकता है कल को जो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, उससे बेनिफिट तो होगा कि दो जो सीनियर मोस्ट जजेस और होंगे जो इन बेंचेस के अंदर होंगे और वो वाले कमेटी के अंदर होंगे, तो फिर उससे फायदा ही होगा ओवरऑल हमारे जुडिशियल सिस्टम को, क्योंकि इतनी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जुडिशरी के ऊपर, ये बेंच फॉर्मेशन के ऊपर, सो मोटो की पावर्स के ऊपर, आर्टिकल 63A की तशरीह के ऊपर, जिसकी वजह से आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी है, हमने देखा है कि वो बहुत बड़ी वजह वो रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में तनाज़ात इन द लॉन्ग टर्म खत्म होंगे, और एक्चुअली ये जुडिशरी और हमारे सिस्टम दोनों को बेनिफिट करेगा ये कानून। तो इसलिए इसके ऊपर जो बार बार ये बात की जाती है टाइमिंग और ये सही नहीं है और इससे कंट्रोवर्सी होगी, अभी क्या कम कंट्रोवर्सी है जुडिशरी की, अभी क्या बेंच फॉर्मेशन की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है लीना, उसकी वजह से क्या क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे सियासी पस मंजर आप देख लें, बाकी सब। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन द लॉन्ग रन तनाज़ात खत्म हो जाएंगे, अभी बेशक जो है वो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, लेकिन इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे। ठीक है न्यायी साहब, आप क्या समझ रहे हैं, क्या आप इस तरह से तज्जिया करेंगे कि ये जो कानून साजी है इसको वेलकम किया जाएगा अदलिया की तरफ से भी, या फिर आप देख रहे हैं कि कुछ मज़ाहमत आएगी, जैसे कि खदशा 2-3 दिन पहले भी जाहिर किया गया था आप लोगों की तरफ से? देखिए जी, एक वक्त आता है कि आप मज़ाहमत करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। अब मेरा ख्याल में थोड़ा सा जो है ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, पता नहीं ऑन बैक ऑफ देयर माइंड क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जहन पे होगा, क्योंकि मैंने अंदाजा लगाया कि वो इमरान खान साहब की पॉपुलर स्पोर्ट के को भी साथ लेके चल रही है। मेरा अपना मेरे जाती तासुर है। अच्छा। और इसके बारे में मेरे पास कोई सबूत नहीं है। एक होता नहीं है कि आप जब तखयलात के घोड़े तो दौड़ाते हो तो यहाँ पहुंचते हो। खदशा मतलब ये है कि ये जो टूट फूट का अमल है वो बेंच टूटने तक नहीं होता, वो पता नहीं क्या क्या टूट कर टूटेगा। ये इस वक्त अगर मैं इसको एक लफ्ज में कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट बमुकाबला सुप्रीम कोर्ट सब पर रहा है। ये कब से शुरू हुआ है? काजी फायद ईसा साहब को मार्जिनलाइज किया गया है एक बेंच ने फैसला करके कि वो हुकूमत, उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इमरान खान साहब हुकूमती फैसलों के मुतल्लिक़ नहीं बैठेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना मेरा ख्याल है कि तकलीफ दे फैसला जो है वो अजीबोगरीब सूरत हाल है। उनको वो ये टारगेट वो किन्होंने किया है, सिर्फ एक उनका कसूर है कि एक फैजाबाद धरने के ऊपर उन्होंने कोई जो हकीकत पसंदाना स्टैंड क्यों नहीं लिया, उसके ऊपर आ गया। और बाकी ये जो सैयद अली शाह साहब के वक्त में भी कोयटा बेंच में जाके उन्होंने जो चीफ जस्टिस को हटा दिया था एक बेंच ने, और वो 5 बैंक का बेंच था या कुछ इस तरह का था, और वह बैठ गया और वहां से जाकर फैसले दे दिया। ऐसा नहीं है कि इसको नजरअंदाज किया जा सकता। मैं बिल्कुल मनीष शाह की बात से को इग्नोर करता हूँ कि आप जब एक सिस्टम जो है वो उसके अंदर एबरेशन आ चुकी है, एक सिस्टम जो है वो इस वक्त अपने अंदर से जो है एक इंतशार का शिकार है कि कई हफ्तों से हम तो लिख रहे हैं कि इदारों के अंदर एक जो तकलीफदेह सूरत हाल से वो इदारे दो चार है, चाहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 5 जजेस तैनाती का केस था और जो लेटर बाजी हुई थी, या उसके बाद उससे पहले काजी फायद ईसा साहब को निकालने के लिए जाते हुए, यानी कि हुकूमत के वक्त उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट प्रोजेक्ट था, सदर पाकिस्तान और फिर सुप्रीम कोर्ट खुद, क्योंकि उस केस में मत भूलें कि आसिफ सईद खोसा साहब ने उनको बताया जाके कि आप जो है, यानी कि चीफ जस्टिस उस वक्त के उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दें। मेरा अपना ये ख्याल है जी कि जो जब इस तरह की बड़ी तरमीम आ रही है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उसकी सपोर्ट आना जो है अच्छी बात है, क्योंकि ये वो जजेस हैं
कि जो ये तरमीम नहीं आती तो वो तले जा रहे हैं। इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है कि वो आया आइन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, कानून के अंदर उसकी गुंजाइश है एक बेंच बनाने के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है क्वालिटी ऑफ द डिसीजन पे असरअंदाज हो रही है। उसके अंदर जो जजेस बैठ रहे हैं उसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बलबूते के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं। और जो होता है जो लॉ इक्विटेबल जस्टिस, एक होता है लॉ, एक होती है जस्टिस, एक होती है इक्विटी। जो इक्विटी है, इक्विटी ऑफ लॉ है, वो पूरी तरह मुतासर हुए। चाहे इमरान खान साहब के अपने केस के अंदर देखे कि जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ, इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, या इमरान खान साहब बमुकाबला नवाज शरीफ साहब केस देख लें, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा ये ख्याल है कि जो आखिरी बात यह है कि असेंबली के अंदर जो बिल आई है तो उसको ऑनर करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये सोचना चाहिए था कि एक असेंबली कर रही है, लेकिन हमारा गुंजाइश ये है कि ये मैं अंदर की बात एक बता दूं आपको कि जब इन्होंने तय किया था कि उसके ऊपर नैब के कानून को बदलने के लिए एक दफा नहीं कई दफा कोशिश की, और नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान ने कोशिश की, खाकान अब्बासी साहब के वक्त में, दादाई साहब के वक्त, फिर क्या हुआ? तो चीफ जस्टिस साकिब अली साहब ने बुला के कहा कि तुम करोगे मैं स्ट्राइक डाउन कर दूंगा। इस कैफियत में तो पाकिस्तान चलाते रहे। असेंबली की तो इन्होंने हमें जो की है। बट सर ये तो मच नीडेड है ना। अब जैसे हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले भी मौजूद हैं, रिमार्क्स भी मौजूद है, जहाँ पे बारहा ये कहा जाता रहा है कि रेगुलेट करने की ज़रूरत है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनने की, उनको रिवाइज होने की बड़ा ज़रूरत है। मज़र अब्बास साहब, आप इसका नतीजा क्या देख रहे हैं? देखिए, मादरत के साथ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है इस वक्त भूल भुलैया। आपको पता नहीं होता कौन सी बेंच किस वक्त क्या फ़ैसला कर देगी। दो रुकनी जो है, दो जजेस जो हैं अचानक एक दूसरे केस में सो मोटो की दरख्वास्त कर देते हैं, सो मोटो ले लिया जाता है, फिर एक बेंच बन जाती है, फिर एक बेंच टूट जाती है, हमें नहीं पता 2-3 का फ़ैसला है, 3-4 का फ़ैसला है, ऑल ऑफ अ सडन एक 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ जाता है। फिर दो जो जजेस हैं जिन्होंने जो है हेयरिंग इस केस से थोड़ा सा हटे, उनका अचानक फ़ैसला। तो ये पूरा एक भूल भुलैया आप ले लें पिछले 1-1.5 हफ्ते में, या जब से ये सो मोटो हुआ है उस वक्त से कॉन्स्टेंटली ले लें, ये भूल भुलैया हो रही है। वो एक अमेरिका में शो होता है कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस, यहाँ पे कीपिंग अप विद द कोर्ट्स। अब उन्होंने आज एक जज ने माजरत की, आया कि कल जो है ये बेंच दोबारा बैठेगी, उसमें ये जज नहीं होंगे। कल सुबह तक नहीं पता किसी को कि वो क्या बेंच होगा, और उसका फैसला कल सुबह किया जाएगा कि क्या बेंच होगा। तो ये बहुत तकलीफ दे अमल है, और ये क्योंकि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया का ये नक्शा है जो अभी मैंने पेश किया। और ये हमने 98 में देखा था कि एक जो है सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग करती थी, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेती थी। ये बिल्कुल हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर ये कोई समझता है कि इस लेजिस्लेशन से तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। इसलिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इसका हिस्सा नहीं है, वो इसे अपोज कर रही है। कल इलेक्शन होते हैं, वो जमात आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या इसको तब्दील नहीं करेगी? तो तनाज़ा कैसे खत्म होगा? और इवन चैलेंज भी कर सकते हैं वो कोर्ट में, क्योंकि चैलेंज तो एक अलग चीज है, लेकिन इवन देन आप कर लेंगे, अपने पीरियड में रख लेंगे इसको। ठीक है। और आम तौर पे हमने देखा है कि जब गवर्नमेंट्स तब्दील होती हैं तो उनको वही कानून हर्ट करता है जो कानून बनाती हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा फैसला क्या आया है? आज सबसे बड़ा फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट से। देखिए, जो फैसला 1947 में होना चाहिए था कि बगावत के मुकदमात को 124A को पिछले 75 साल में जितना अब्यूज़ किया गया है, जितना सियासी कारकुन उससे मुतासिर हुए हैं उस वक्त से लेके आज तक, तो और उसके बाद उस दौरान सिविलियन गवर्नमेंट्स भी आई, किसी में ये जुर्रत नहीं हुई कि 124A को ख़त्म करें। ठीक है। जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उस कानून को ख़त्म करें। तो आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने आप उसका खैर मकदम करते हैं वो बड़ा अच्छा है। सर, एक चीज़ क्लैरिटी के लिए मैं ज़रा पूछना चाह रही हूँ, ठीक है, कानून साजी तो यकीनन हो गई, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खुद अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि वो अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बना सकें, तो ये एक ऐसा कदम होगा और फिर वो होता हुआ देख रहे हैं आप? अच्छा हो अगर ये हो जाए, लेकिन उसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में कंसेंसस तो बने। आपको नहीं लग रहा? मुझे लग नहीं रहा, इसलिए कि इतनी डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट लग रही है। बात सुन लेते हैं न्याय साहब की, ना इसे मुख्तसर रखिएगा।
देखिए जी, पहली बात यह है कि ये अजीब सी बात है कि एक अगर हम समझते हैं कि इदारा जो है वो खुद अपनी चीजें सेटल नहीं कर रहा और इंटरनल स्ट्राइक्स के अंदर जो है चकरा जा चुका है, तो उसके ऊपर लेजिस्लेशन करना जो है पाकिस्तान में जुर्म बन चुका है। और ये मत भूलें कि जो बिल टेबल हुआ है ये आज जो उसने कहा है अली जफर साहब ने सेनेट के अंदर, उसने कहा सेनेट कमेटी के पास पड़ा है यही तरमीमें, इसमें सारे एग्रीड है सारे के सारे कि जी जो सो मोटो है 184(3) जो है, जो मुनीब ने शायद कल आपके प्रोग्राम में कहा था, ये मैं सुन रहा था कहीं, उन्होंने कहा था जी, और इसकी बात बड़ी क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेना है, उन्हें ये कहीं नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो लेंगे। तो ये इतना बड़ा एक उसके अंदर सुकम आया हुआ है सारे उसके अंदर, जिसको आईन बेचारा तो क्या करे, उसकी कितनी वजाहतें कर थक गए कि इसकी ये वजाहत है, हमने उसको सबसे ज्यादा तोड़ बुराई नहीं जो है 184(3) के तहत 8-9 बिलियन डॉलर पाकिस्तान। नहीं सर, आप जो बात कह रहे हैं कि इसकी बड़ी जरूरत थी और इसके ऊपर पहले तमाम जो वकालत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले हैं, माहिर कवानीन है, वो इसके ऊपर कहते भी थे कि बिल्कुल रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, लेकिन सर इसमें डिसेंट पाया जाता है, इसमें इख्तलाफ राय पाया जाता है। माजरत के साथ मैं आपको सर कता कलामी की माजरत, लेकिन इख्तलाफ राय पाया जाता है। आप अभी अली जफर साहब की मिसाल दे रहे थे, तो मेरे सामने जो जुमले आए हैं, उन्होंने तो आज सेनेट में अपोज किया सर, और उन्होंने ये कहा, इस बात के ऊपर अपोज किया, उन्होंने कहा गो कि मच नीडेड है, लेकिन ये आइन के थ्रू होनी चाहिए थी। एक मुझे ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, सारे पाकिस्तान के सारे टॉप, ठीक है, मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को भी आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हमने इलेक्शंस की भी बात करनी है जी, क्या आगे सियासी मंजरनामा होगा, एक ब्रेक के बाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त जो सबके सामने खड़ा है जी, और इसके ऊपर सियासी लीडरान के जो बयानात सामने आ रहे हैं वो भी आपसे शेयर करते चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान मामलात को इस नहज पर ले आए हैं, वो 2 लाइनें अगर लिख के दे दे कि मामलात हल करना चाहता हूँ, तो ऐसे तो मामलात हल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को बुरी हुकूमत आ जाएगी, इलेक्शन करवाना उनका काम है, वो जाने। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर कहा कि आइन के मुताबिक इंतखाबात ना हुए तो गैर आइनी सेटअप आ जाएगा और जब तक चाहे फिर वो सेटअप चलता रहेगा। ये इकदाम खाना जंगी की इब्तिदा कर सकता है। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है, क्या होने वाला है आगे, इसके ऊपर अपने तज्जियाकारों से पूछना चाह रहे हैं कि जिस खदशे की तरफ फवाद चौधरी साहब इशारा करें उससे बचने का तरीका है क्या। मेहमल, आपकी राय। पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि वाकई यहाँ पर हमने देखा है कि सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया, कोई माने या ना माने, और जब सिस्टम कोलैप्स करते हैं तो फिर उसके एंड रिजल्ट यही होता है। और हम इस शो के ऊपर, मैं आपको याद है कि बहुत अरसे से वार्न कर रही हूँ कि ये ना हो कि जब तक ये पॉलिटिशियंस अगर आपस में नहीं बैठेंगे तो ये ना कोई ताकतवर जो है हल्के मुक्तदर हल्के वो इसका बेनिफिट लें, एडवांटेज लें, और फिर बाकी सबको कोई फायदा नहीं होगा, बहुत नुकसान होगा। अच्छा, अब कहा यह जाता है अलीना कि देखिए इलेक्शन करा दे, जो कि बिल्कुल होने चाहिए। इलेक्शन तो इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये गैर आईनी होगा अगर इलेक्शन न कराएं, लेकिन क्या खाली इलेक्शन से सारे मसले रिजॉल्व हो जाएंगे? तो ये भी नहीं सही बात। आपने देखा होगा 2013 के इलेक्शन हुए, उसके बाद धरना भी हमने देखा, अदलिया के मामलात भी हमने देखे। अच्छा, 2018 के इलेक्शन हुए, उसके बाद हमने देखा कि मीडिया पे क्रैकडाउन भी हुआ, ऑपोजिशन के लोग जो हैं वो जेल में भी गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ, और भी बड़े मामलात उस वक्त हुए। तो ये जो सिस्टम ब्रेकडाउन की तरफ चल रहा है ना, ये इसको रोकने के लिए जो सबसे अहम चीज है, मैं दोबारा ये बात रीइटरेट करूंगी कि जब तक कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसको आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहें या कुछ और कहें, जब तक सब लोग आपस में बैठ के, और इसमें खाली मैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात नहीं कर रही, इदारे भी, इसके अंदर इदारे भी बैठे, इसके अंदर सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी बैठे और मामला तय करें। पहली चीज वो अपनी गलतियां एडमिट करें कि ये गलतियां हुई थी और ये गलतियां हम नहीं दोहराएंगे, और फिर अपने रूल्स, लॉज, नॉर्म्स तय करें और कहें कि इसके अंदर हमने ये सब कुछ शराइत आप बता रही हैं थोड़ी आइडियल नहीं होंगी, थोड़ी आइडियलिस्टिक नहीं होंगी। मेरी बात सुने, कौन एडमिट करता है इस माहौल में गलती? क्यों नहीं,
अलीना मेरी बात सुने, जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, जिस नहज पर पाकिस्तान इस वक्त जा रहे हैं ना, जो इस वक्त जमहूरियत के साथ हो रहा है, जो इस वक्त बाकी सारे पॉलिटिकल केओस है, पोलराइजेशन है, इस वक्त भी अगर ये जिस तरह हम कहते हैं ना टाइमिंग या आइडियलिज्म, ये सारा कुछ नहीं, यही टाइम है। ये बहुत आइडियलिस्टिक बात होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब तक ये सारे स्टेक होल्डर्स आपस में नहीं बैठेंगे, ये नहीं तय करेंगे कि ये माजी की गलतियां हमने नहीं दोहरानी, इससे आगे हम किसी को नहीं जाने देंगे। नहीं, आइडियलिस्टिक इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि हम फिर राना सनाउल्लाह साहब के बयान इस तरह के सुनते हैं ना, अब बस ऐसी नहज पे पहुंच गया मुल्क, हम या वो। नहीं अलीना, वो बिल्कुल गलत बयानात है ना। बात ये होती है कि देखिए ये सियासतदान जो है बयानात तो वो अपने देते हैं, मैं उसकी बात नहीं, ये यही कह रही हूँ कि ये एक्चुअली इस तरह के बयानात जो है ना, फिर ये रियलिटी में माहौल ऐसा हो जहां इस तरह के बयानात आ रहे हो, आप किस तरह से सूरत हाल को हल होता हुआ देखते हैं? ये बिल्कुल सच बात कि इंतखाबात, कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, लेकिन उसके ऊपर हम देख मामले रिजॉल्व। हाँ, लेकिन कहीं से तो बात चलेगी ना। एक तरफ वो कहती है कि नहीं जी, कुछ कबाहतें हैं, इन वजूहात की वजह से हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, ये वो, और दूसरी तरफ वो बिल्कुल अलग मौक़िफ़ लिए हुए हैं। सही गलत तो बिल्कुल अलग ही रह गया ना इस वक्त, तो अलग सर्वाइवल की जंग ही चली हुई है। देखिए अलीना, एक बात तो ये कि इदारे एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते हैं और अब भी कर रहे हैं, वो हमें साफ नज़र आ रहा है, और माजी में भी करते थे। पाकिस्तान की पूरी सियासी आइनी तारीख़ में सिर्फ 2 मौक़े ऐसे हैं जहाँ पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। एक 2008 से 2013 के बाद हुआ, और 2013 से 2018 के बाद हुआ। गो के बीच में 2 वज़ीर आज़म दो डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन हुकूमत चलती रही और पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर देखा। इसी तरह प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट भी ट्रांसफ़र ऑफ पावर देखा। यही चीज़ कंटिन्यू होती तो 2023 में हम एक और पीसफुल ऑफ ट्रांसफ़र पावर देखते, लेकिन वो नहीं हुआ। अब पिछले 11 माह में जो कुछ हो रहा है उसमें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, और एक एक्सट्रीम पोजीशंस पे हैं, यानी इस तरह की एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं कि 2006 में तो फिर भी ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ ने एडमिट किया कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, तो एतराफ़ दोनों ने किया और उसके बाद चार्टर हुआ। आज एतराफ़ वो हो सकता है, आज तो बातचीत नहीं हो रही, यानी बातचीत की कोशिश की जा रही है तो इनकार किया जा रहा है कि नहीं, हमने इसको सज़ा देनी है, हमने इसको डिस्क्वालीफाई करना है, इसलिए कि इसने हमें डिस्क्वालीफाई करवा दिया था। जब ये पोजीशंस पे आ जाए हम, तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देखिए इलेक्शन तो क्या किया, इलेक्शन एक रास्ता होता है आगे बढ़ने का। ठीक है, अगर आप इलेक्शन ही कराने के मूड में नहीं हैं, और ये नज़र आ रहा है कि शायद इस साल इलेक्शन ही ना हो, हालांकि राना सनाउल्लाह ये बात कह रहे हैं कि 16 अगस्त के बाद, अगर 16 अगस्त के बाद कौमी असम्बली के इलेक्शंस हो जाएंगे, बलूचिस्तान सिंध असम्बली के हो जाएंगे, तब भी पंजाब और सिंध के बारे में भी एक कंसेंसस बन सकता है। यहाँ बातचीत ही नहीं हो रही ना, एग्री टू डिसएग्री पे नहीं एग्री कर रहे। आपको लगता है इलेक्शंस की कॉल देना ही है? इलेक्शंस देखिए, इलेक्शन का एक तरीका कार है ना, उसमें आप बैठेंगे तो बैठेंगे तो बात होगी, इधर उधर हो सकती है। मसला क्या है, क्यों नहीं बैठ रहे? मुनीर फारूक साहब, हमने कल बिलावल की तकरीर भी सुनी, वो अपने जैसा समझते ही नहीं है। उन्होंने कहा हम सियासतदान, और दूसरी तरफ इमरान खान सिलेक्टेड, वो फ्रैंकेनस्टाइन जो किसी और ने बनाया। तो जब वो उनको एलियन समझ रहे हैं, अपने में से समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो क्यों उनके साथ बिठाएंगे, बात करेंगे? अब इस चीज को कैसे रिजॉल्व किया जाए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त किसी ब्रॉडर नेशनल कंसेंसस का या सियासी जमातों में आपस में कंसेंसस है, उसकी कोई गुंजाइश है, या कम से कम ये हो सकता है। मुझे तो ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये सियासी लड़ाइयों से बढ़कर ये अब जाती लड़ाई बन चुकी है। और जब ये जाती लड़ाइयाँ बनती हैं और इस हद तक बन जाती हैं कि आप एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन समझने लग पड़ते हैं, और एक दूसरे की सियासी एग्जिस्टेंस और शायद इससे बढ़कर भी दूसरी जो आपकी लाइवलीहुड है उसके हवाले से भी आपको 100 एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये सियासत नहीं रहती है, तो फिर जाती दुश्मनी बन जाती है, ये उससे आगे चली जाती है। और मेरा नहीं ख्याल हमारे मुल्क में ऐसा कुछ हो सकता है। और जो इमरान खान साहब का एक तर्ज अमल रहा है, तो शायद उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए थी कि ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैं अभी भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब को कभी एहसास होगा कि जो जिस तरह की सियासत वो कर
इसका हासिल जमा सिफर ही है और इतनी नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन कम से कम अभी ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आएगा जिनसे उम्मीद की जाती है कि आप आए इमरान खान से बात करें। सारे के सारे जो बहरान पैदा हुआ है इसका हल कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका हल क्या कह सकते हैं, शायद इसका हल सिर्फ वक्त के पास और वक्त ही कोई इस पर मरहम रखेगा और शायद हालात बेहतर होंगे। क्योंकि देखिए आमतौर पर क्या होता था कि एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता था कि आप आइए तस्वीर करवाएं या किसको बताएं आपने क्या करना है, वो काम इस वक्त होगा नहीं। एस्टेब्लिशमेंट का टिल्ट या पेंडुलम इमरान खान साहब की तरफ था माजी में, जब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली हुई है तो वो सिलसिला तो अब खत्म हो चुका है। इमरान खान साहब ने जाती दुश्मनी अपनी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बना ली और कुछ ऐसे काम किए जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे। सारी बात है, वो इतना तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से मामला चल रहे हैं अभी उसको इसी तरह से चलने दो और फिर देखें कि वक्त क्या डिसाइड करता है? चलने दो की भी बात नहीं है ना, और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। क्या आपको कोई ऑप्शन नजर आ रहे हैं? देखिए जी, ये पहली बात तो ये है कि दो राय नहीं है कि 90 रोज दिन के अंदर इलेक्शन कराना आइन की जरूरत है। लेकिन जब आप देख रहे थे और मुझसे ज्यादा मैं पर जाती तौर पे हकीकत यह है कि एक पैशन के साथ आइन के लिए मैं हर बंदे के साथ टक्कर ली, चाहे उनसे मेरी मोहब्बत और मेरी नफरत जो थी, वो बंदे थे जिन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया या इनके साथ खड़े रहे उसके मुताबिक। लेकिन जब भी आपने किया या असेंबली तहलील हो रही थी, मेरी सेटल्ड ओपिनियन थी कि ये जो है ये बुहरान जो है इसका हल आइन में नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुरान की आयत का हिस्सा लिखा हुआ है कि तुम लोगों के दरमियान में बरहक फैसला करो। अरस्तु ने 2500 साल पहले कहा था कि बरहक फैसला, उसने पहले अपनी जोरस्पोंडेंस में जापानी जो यूनानी फिलासफर है उन्होंने किया, इक्विटी है, लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि वो नापैद हो गई, यानी कि जो कुरान कहता है, जो फलसफे कहते हैं, जो जोरस्पोंडेंस कहती है, उसके अंदर इक्विटी रहेगी। अब जब आपने नहीं तो उसके बाद इक्विटी क्या होती है, जमीनी हकायक और देखें कि हालात क्या है। हजरत उमर ने एक बंदे को चोरी करने पे छोड़ दिया कि ये बंदा जो है, उन्होंने कहा उसके हाथ नहीं काटे कि ये इसके हालात ऐसे थे कि इसको करनी पड़ी थी। कानून तो कहता था कि हाथ काट दिया जाए। चुनाचे ये जो हालात हैं इसमें इलेक्शन नहीं हो सकते थे, आइन अंडरमाइन होना था, हो गया है। मैं जानती हूँ मेमन, आप भी काउंटर आर्गुमेंट देना चाहती हैं, बहुत कुछ कहना चाहती हैं और यकीनन मज़ा साहब, मुनीब साहब सभी इसके ऊपर मजीद बात करना चाहते हैं, लेकिन वक्त प्रोग्राम में ख़त्म हो गया है। इसके ऊपर कल भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।